नजर पर नजर का छाना कमाल होता है। नजर पर नजर का छाना कमाल होता है। नब्ज से नब्ज का बिखरना कमाल होता है। नब्ज से नब्ज का बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों को छूना कमाल नहीं, बुलंदियों पे टहलना कमाल होता है। तो प्यारे बच्चों, मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 11th के लिए, है ना, आवर्त सारणी। आपको पता है बच्चों, आवर्त सारणी क्लास 11th में 3rd चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट चैप्टर बच्चों मोल अवधारणा, दूसरा है परमाणु संरचना, तीसरा आपको आवर्त सारणी देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आवर्त सारणी। ठीक है, तो सबसे पहला जो आज का लेक्चर होने वाला है बच्चों, वो आवर्त सारणी का जो इतिहास है उसको मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना। फिर इसके बाद हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी को ढंग से पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग परमाणु त्रिज्या, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन घनत्व और विद्युत ऋणात्मकता के बारे में जानेंगे। और बच्चों, यहां से जो क्वेश्चंस नीट या जेई में क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, मिनिमम 2 क्वेश्चंस यहां से पुटअप किए जाते हैं। मैक्सिमम 3 भी हो सकता है, लेकिन यहां से क्वेश्चन 1 और 2 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता रहता है। ठीक है, तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट और बहुत सबसे सिंपल चैप्टर यही है। तो स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री, इतिहास आवर्त सारणी का। तो सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट है बच्चों लेओसियर जी। और लेओसियर जो होते हैं बच्चों, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन के पिता माने जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जैसे बहुत सारे तत्व खोजे गए थे, तो अब मैंने बोला उनसे कि आप क्या करिए सर, तत्वों को वर्गीकृत करिए, तत्वों को रखना है। तो उन्होंने कहा कि नवीन सर, मैं तत्वों को 2 तरीके से वर्गीकृत करूंगा। मैं कहा कैसे? कह रहे सर, एक तरफ मैं धातुओं को रख दूंगा और एक तरफ अधातुओं को। मैंने उनसे पूछा धातु क्या होते हैं, तो बोले सर वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, उन्होंने उसको धातु बोल दिया। और अधातु ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, उन्होंने उसको अधातु बोला। फिर मैंने उनसे बोला कि ये बताइए सर, कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते भी हैं और लेते भी हैं, जिन्हें अपन लोग क्या कहते हैं बच्चों, उपधातु बोलते हैं। तो लेओसियर साहब एकदम हक्के बक्के रह गए, सोच नहीं पा रहे थे कि नवीन सर से क्या बताया जाए। तो लेओसियर साहब की ये सबसे बड़ी कमियां थी कि उन्होंने बच्चों उपधातुओं को कोई जगह नहीं दिया अपने आवर्त सारणी में। तो लेओसियर का जो क्लासिफिकेशन है, जो वर्गीकरण है बच्चों, वो किस पे आधारित है? धातुओं और अधातुओं पर। उन्होंने धातु को एक तरफ रख दिया, अधातु को एक तरफ रख दिया, उन्होंने उपधातुओं को कोई जगह नहीं दिया। ठीक है, फिर सेकेंड साइंटिस्ट आए बच्चों डोबे राइनर साहब। कौन आए? डोबे राइनर साहब। उनसे पहले भी एक लोग आए थे, प्राउट। ठीक, तो प्राउट ने कुछ विशेष नहीं बोला, इसलिए मैं डोबे राइनर पे आ रहा हूं बच्चों। क्या है बच्चों? डोबे राइनर के त्रिक का नियम। डोबे राइनर के त्रिक का नियम, है ना। तो बच्चों, जो डोबे राइनर के त्रिक का नियम है ना, देखिएगा इनके नियम के अनुसार, इनके अनुसार क्या बताया था इन्होंने, इनके अनुसार क्या बताया था इन्होंने बच्चों सबसे पहले समान रासायनिक गुण वाले 3 तत्वों को अलग कर लिया, जिसे त्रिक कहा जाता है। तो पहला पॉइंट, इन्होंने समान रासायनिक गुणधर्म वाले 3 तत्वों को अलग किया। सबसे पहला काम इन्होंने यही किया, जिन्हें त्रिक कहा जाता है। जिन्हें अपन लोग क्या बोलते हैं बच्चों, त्रिक कहते हैं। पहला पॉइंट इन्होंने यही किया।
कि ऐसे 3 तत्व निकाले जिनके रासायनिक गुणधर्म क्या थे, समान थे, और उन्होंने उसको क्या बोला, त्रिक बोला। फिर मैंने बोला आप क्या और बताना चाहते हैं। अब इन्होंने बताया त्रिक में मध्य तत्व का, जो बीच वाला तत्व है, मध्य तत्व का परमाणु भार प्रथम तत्व तथा तृतीय तत्व के परमाणु, तृतीय तत्व के औसत परमाणु भार के लगभग बराबर होता है, लगभग बराबर होता है। तो इन्होंने सेकंड पॉइंट ये बताया था बच्चों, त्रिक के अंदर जो मध्य तत्व का परमाणु भार होता है वो प्रथम और तृतीय तत्व के औसत परमाणु भार के लगभग बराबर होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, इन्होंने प्रथम त्रिक बनाया था बच्चों लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का जो परमाणु भार होता है बच्चों वो 7 होता है, और पोटेशियम का परमाणु भार कितना होता है, 39 होता है बच्चों। आपको सोडियम का पता है बच्चों 23 होता है, लेकिन अभी हम लोग निकालने जा रहे हैं इसका, मान लीजिए x होता है। तो x इसका इक्वल क्या होगा बच्चों, 7 + 39 बटे औसत निकालना बच्चे, 2 लोग को जोड़े हैं तो 2 से भाग देंगे, 39 7 46 होगा, 46 बटे 2 तो कितना होगा बच्चों, 23, है ना। तो देखिएगा सोडियम का जो परमाणु भार आया वो 23, और रियली में 23 ही होता है। इन्होंने प्रथम त्रिक ये बनाया। दूसरा त्रिक इन्होंने कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बैरियम का बनाया। फिर तीसरा उन्होंने बनाया बच्चों हाइड्रोजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन का। उन्होंने बनाया क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन का। ठीक, तो कैल्शियम बेटा मागे कार सर बाप रगड़े वाला, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बैरियम, हाइड्रोजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली से भी देख लेते बच्चों। तो फिफ्थ वाला उन्होंने जो बनाया फास्फोरस, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी का उन्होंने त्रिक बनाया। सल्फर फैमिली में देख लेते बच्चों, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम का त्रिक बनाया। फिर उन्होंने बच्चों डी ब्लॉक में 2-3 त्रिक बना पाए थे, देख लेते वो। फिर रूठे उस्ताद, फिर रूठे उस्ताद, क्यों रहे इधर, नहीं पढ़ोगे पीटोगे, है ना बच्चों। तो इतने लगभग आयरन, कोबाल्ट और निकिल का उन्होंने एक त्रिक बना दिया। ल्यूथियम, रूडियम और प्लेटिनम का उन्होंने एक त्रिक बनाया। ऑस्मियम, इरिडियम और प्लेटिनम का उन्होंने एक त्रिक बनाया। तो उन्होंने बच्चों बस लगभग इसी के आसपास त्रिक का निर्माण किया। अब डी ब्लॉक के अंदर और उनसे पूछा गया और त्रिक बनाइए, तो वहां पे वो फेल हो जाते हैं। ठीक बच्चों, या तो क्वेश्चन यहां से जो पूछा जाएगा आपसे त्रिक पूछ लिया जाएगा, या तो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बताने जा रहा हूं बच्चों, अच्छा क्वेश्चन बनेगा। यहां से क्वेश्चन ये बनेगा बच्चों कि जैसे मान लीजिए एक तत्व ए है, एक तत्व बी है, एक तत्व सी है। ठीक, इसका परमाणु भार मान लिया दिया जाए x, इसका परमाणु भार दिया जाए y। तो पूछेगा b के परमाणु भार के लिए कौन सा इक्वेशन, कौन सा समीकरण सही है। तो बच्चों 3-4 समीकरण यहां बना दिया जाएगा। तो आपको पता है इसका मान लीजिए आप लोग z मान लीजिए, इसका परमाणु भार क्या दिया है, z दिया है। तो पूछेगा कौन सा समीकरण, कौन सा ये समीकरण सही है। तो देखिएगा बच्चों आपको पता है z बराबर कितना होगा, x + y बटे 2, है ना। तो क्या मैं 2 को इधर ला सकता हूं, हाँ। तो क्या लिख सकते बच्चों,
2z बराबर x प्लस वाई। ठीक है, क्या आप लोग z को इधर ले जा सकते हैं? हाँ, तो क्या बनेगा बच्चों, x प्लस वाई माइनस 2z बराबर 0। तो बच्चों यहां से क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि कौन सा समीकरण बैठेगा। ओके, तो ये समीकरण वहां पे 3-4 समीकरण आपको बना के दे देगा, तो आप लोग, कुछ बच्चे डर जाते हैं, तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, या तो त्रिक पे बेस्ड पूछेगा या तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आप लोग को डोबेराइनर के त्रिक का नियम मुझे लगता समझ में आ गया। अगला है बच्चों, अगला है न्यूलैंड के अष्टक का नियम। चलिए उसको देख लेते हैं। ठीक है, न्यूलैंड के अष्टक का नियम, न्यूलैंड के अष्टक का नियम, न्यूलैंड के अष्टक का नियम। ठीक है बच्चों, इनका नियम, पहला पॉइंट, परमाणु भार पर आधारित है, परमाणु भार पर आधारित है। तो इनका नियम बच्चों किस पे आधारित है? परमाणु भार पर। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो प्रथम तत्व तथा आठवें तत्व के गुणधर्म आपस में समानता रखते हैं। जैसे संगीत क्रम में होता है, उसी तरीके से उन्होंने बताया कि यदि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो प्रथम तत्व तथा आठवें तत्व का जो गुणधर्म है आपस में मिलते जुलते हैं। मैंने बोला जैसे, कह रहे सर आपने सुना होगा सारे गामा पाधा निसा। मैंने कहा हाँ सुना तो है। कह रहे सा रे गा मा पा धा नी सा। नंबरिंग डालिए बच्चों इस पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर संगीत का क्रम देखा जाएगा बच्चों, पहला वाला कौन है? सा है, और आठवां वाला भी क्या है? सा है। तो इन्होंने बोला कि बस आवर्त सारणी में भी वैसे ही कुछ होता है। मैंने कहा कैसे? कह रहे सर देखिएगा, पहला तत्व है लिथियम, फिर बेरिलियम, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जा रहा बच्चों, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। देखिएगा बच्चों, अगर हम बात करें उदाहरण की, तो आप कहीं से नंबरिंग डालिएगा। लिथियम से अगर नंबरिंग डाला जाए 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल सही बताया। लिथियम और सोडियम का रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म आपस में मिलते जुलते हैं। आपको पता है आधुनिक आवर्त सारणी में लिथियम और सोडियम एक ही परिवार के हैं, ठीक है, और एक ही परिवार के गुणधर्म आपस में मिलते जुलते हैं। तब सोचिए उस समय में न्यूलैंड जी किस तरीके से समझाने की कोशिश किया था। तब उनको ना समूह के बारे में पता था, ना उनको आवर्त के बारे में पता था, तब भी उन्होंने इतना समझाया कि लिथियम और सोडियम का गुणधर्म आपस में मिलते हैं। अगर बेरिलियम से आप लोग नंबरिंग डालते हैं पहला, तो बेरिलियम 1 2 3 4
5, 6, 7, 8 बेरिलियम का गुणधर्म मैग्नीशियम से मिलेगा। अगर आप बोरॉन से नंबरिंग डालेंगे तो बोरॉन का 8वां एल्यूमिनियम होगा और बोरॉन और एल्यूमिनियम के गुणधर्म मिलेंगे। उसी तरीके से कार्बन और सिलिकॉन का, नाइट्रोजन और फास्फोरस का, ऑक्सीजन सल्फर का, फ्लोरीन और क्लोरीन का। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि यदि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो प्रथम तत्व, कहीं से भी आप स्टार्ट करिए, पहला तत्व और 8वें तत्व पे जो भी तत्व आएगा उन दोनों के गुणधर्म आपस में मिलेंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे सर आप तो नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, अक्रिय गैसों को तो आप रखे ही नहीं है। जी हां, तब बच्चों उस समय जब न्यूलैंड का नियम आया था तो उस समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, इसलिए सक्सेस हो गए थे। और जैसे ही अक्रिय गैसों की खोज हुई, यहां पे तुरंत क्या आया बच्चों, नियॉन आ गया। और नियॉन आने से इनका जो 8वां नंबर पे आ रहा था वो 9वें नंबर पे आ गया, पूरा फेल हो गया नियम इनका। तो न्यूलैंड का नियम कहां फेल हो जाता है, अक्रिय गैसों के खोज होने के बाद न्यूलैंड का नियम क्या हो गया बच्चों, असफल हो गया, फेल हो गया। ठीक, तो ये इनकी कमियां थी। एक पॉइंट और, न्यूलैंड का जो नियम है बच्चों वो सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू होता है। कैल्शियम के बाद जब उन्होंने तत्वों को रखना शुरू किया तो कैल्शियम के बाद तो डी ब्लॉक के तत्व आ जाएंगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज। फिर इसके बाद डी ब्लॉक के 10 तत्व आने के बाद फिर इसके बाद पी ब्लॉक के आएंगे, फिर एस ब्लॉक का आएगा, है ना। तो 18 तत्वों की गैपिंग आ जाती है बच्चों। इन्होंने बोला था 8वें पे, तो 18वें नंबर पे आने लगता है। तो इसलिए इनका नियम सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू होता है। दो कमियां थी इनकी, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कमियां थी, बहुत बड़ी कमियां थी दो। एक तो अक्रिय गैसों की खोज हो जाने के बाद इनका जो 8वां था वो 9वां बन गया, और दूसरा पॉइंट बच्चों, इनका जो नियम है वो कैल्शियम तक ही लागू होता है, क्योंकि कैल्शियम के बाद डी ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के तत्व आने के बाद तब जाके एस ब्लॉक आएगा। इसलिए 18 की गैपिंग हो जाती है, इसलिए यहां पे ये फेल हो जाते हैं। कौन, न्यूलैंड भाई साहब। मेंडलीफ एकदम सेम टू सेम कॉपी कर रहा था, देख रहा था, अभी देखिएगा एकदम पूरा कॉपी कर लिया था। मेंडलीफ एकदम पूरा कॉपी किया और कुछ नहीं किया, न्यूलैंड का सेम टू सेम कॉपी किया है। ठीक है, तो ये थे बच्चों न्यूलैंड का अष्टक का नियम। अगला है लोथर मेयर वक्र। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं लोथर मेयर वक्र। उन्होंने एक वक्र बनाया बच्चों, और उस वक्र में कहां पे किसको रखा था ये आपको याद रखना है कि कौन से समूह के तत्वों को कहां पे रखा था, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक, लोथर मेयर वक्र। लोथर मेयर जी ने क्या किया, परमाणविक आयतन, परमाणुओं का आयतन और परमाणुओं के द्रव्यमान के मध्य बच्चों एक ग्राफ खींचा, और उन्होंने उस ग्राफ पर कुछ तत्वों को रखा। जैसे कहीं पे उन्होंने क्षारीय मृदा धातु, उन्होंने क्षारीय धातु, उन्होंने डी ब्लॉक के तत्व जिसे संक्रमण तत्व बोलते हैं उनको रखा, है ना, हाइड्रोजन परिवार को उन्होंने रखा, उपधातुओं को उन्होंने रखा। तो उन्होंने बच्चों यहां से जब प्रश्न पूछता है तो ये पूछता है कि कहां पे शीर्ष पे किसको रखा गया था, आरोही क्रम में किसको रखा गया था, अवरोही क्रम में किसको रखा गया था, एकदम नीचे किसको रखा गया था, ये चीजें पूछता है बच्चों। तो लोथर मेयर वक्र, लोथर मेयर जी ने परमाणु के आयतन और परमाणु के द्रव्यमान के मध्य ग्राफ खींचा। परमाणु भार और परमाणविक आयतन, परमाणविक आयतन और परमाणविक भार के मध्य ग्राफ खींचा। उन्होंने देखा बच्चों ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा था। इस तरीके से उन्होंने ग्राफ बनाया। बच्चों उन्होंने एकदम शीर्ष पर, ये ग्राफ का एकदम शीर्ष है ना, एकदम शीर्ष पे उन्होंने रखा क्षारीय धातु को।
उन्होंने ये बताया कि क्षारीय धातुओं का जो परमाणविक आयतन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उनकी परमाणु त्रिज्या सबसे ज़्यादा होती है, अक्रिय गैसों को छोड़ दिया जाए। तो उन्होंने यहाँ पे लिथियम, यहाँ पे सोडियम, यहाँ पर पोटेशियम, यहाँ पर रूबिडियम, यहाँ पे सीजियम। तो उन्होंने सबसे पहला पॉइंट क्षारीय धातु को कहाँ रखा बच्चों? क्षारीय धातु को कहाँ रखा? क्षारीय धातु को उन्होंने बच्चों शीर्ष पर रखा, ग्राफ के एकदम शीर्ष पर रखा। अगला पॉइंट, ये आरोही क्रम है, बढ़ता क्रम, और ये अवरोही क्रम है। तो इन्होंने आरोही क्रम पर हैलोजन परिवार को रखा बच्चों। किसको? हैलोजन परिवार को रखा, हैलोजन परिवार को। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। तो उन्होंने बच्चों आरोही क्रम पर किसको रखा? हैलोजन परिवार को। तो हैलोजन परिवार को उन्होंने कहाँ रखा बच्चों? ग्राफ पर। हैलोजन परिवार को उन्होंने ग्राफ के आरोही क्रम पर रखा, बढ़ते क्रम पे देखा। ठीक है, आगे उन्होंने बताया कि जो क्षारीय मृदा धातु होते बच्चों वो ग्राफ के मध्य बिंदु पे होते हैं, अवरोही क्रम पे होते हैं। ठीक है, तो ये कौन से बच्चों? जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बैरियम। तो उन्होंने बताया ग्राफ के अवरोही क्रम पर, ग्राफ के अवरोही क्रम पे कौन होते हैं? क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु कहाँ पर होते हैं? अवरोही क्रम पर होते हैं। ठीक, अगला पॉइंट बच्चों, ये जो गर्त है इसे गर्त बोलेंगे अपन लोग। गर्त में उन्होंने डी ब्लॉक के तत्वों को रखा। किसको? संक्रमण तत्वों को बच्चों स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन्होंने गर्त में किसको रखा? संक्रमण तत्व को, है ना। और ग्राफ के एकदम निचले हिस्से पर, एकदम नीचे वाला पॉइंट, वहां पे उन्होंने उपधातुओं को रखा। तो ग्राफ के निचले बिंदु पे उन्होंने उपधातुओं को रखा बच्चों। और गर्तों में उन्होंने संक्रमण तत्वों को रखा बच्चों। ठीक है, तो आपको लोथर मेयर वक्र में पॉइंट ये याद रखना है कि कहां पे कौन उपस्थित हैं। क्षारीय धातु बच्चों शीर्ष पर उपस्थित होते हैं, हैलोजन परिवार आरोही क्रम पर, क्षारीय मृदा धातु अवरोही क्रम पर उपस्थित होते हैं, निचले बिंदु पर उपधातु होते हैं, गर्त में संक्रमण धातु होते हैं, गर्त में संक्रमण तत्व होते हैं। बच्चों उन्होंने इसका निष्कर्ष ये निकाला कि जो तत्व होते हैं, जो भी आवर्त सारणी में तत्व हैं, उनके परमाणु भार और परमाणविक आयतन एक दूसरे के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब परमाणु भार और परमाणविक आयतन एक दूसरे से समानता रखते हैं। उनका निष्कर्ष ये निकला था कि जिसका परमाणु भार ज्यादा उसका परमाणविक आयतन ज्यादा। परमाणु भार ज्यादा है, परमाणविक आयतन भी ज्यादा है। उन्होंने निष्कर्ष ये निकाला, जिस तत्व का परमाणु भार ज्यादा होगा उसका परमाणविक आयतन ज्यादा होगा, या परमाणविक आयतन अगर ज्यादा है तो आप जब उसको तौलेंगे तो उसका परमाणु भार भी ज्यादा रहेगा। उन्होंने निष्कर्ष यही निकाला। कौन? लोथर मेयर जी ने। ठीक है, अगला आपके सामने आ रहे हैं बच्चों मेंडलीफ जी। मेंडलीफ जी का दिमाग तुरंत न्यूलैंड जी के नियम पर गया। उन्होंने देखा कि अगर तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जा रहा है तो उनके गुणधर्म मिलते जुलते हैं। पहले और आठवें कहाँ मिलता है, ये तो न्यूलैंड बता चुके थे, उनको कुछ अलग बताना था। उन्होंने सोचा कि ये तो बता तो रहा, सही बता रहा है, लेकिन ये बीच में आकर के अक्रिय गैस इसका खराब कर दिए। तो क्यों ना
मैं कुछ ऐसे बताऊं कि मेरा नियम फ्लॉप ही ना हो। उन्होंने बताया यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए, लगातार बढ़ते क्रम में रखिए, तो तत्वों के भौतिक गुणधर्म तथा रासायनिक गुणधर्म एक दूसरे से समानता रखेंगे। लेकिन वो पोजीशन मैं नहीं बता सकता न्यूलैंड की तरीके से। न्यूलैंड ने 8वां बता करके ही गलती किया था। तो उन्होंने बताया किसी ना किसी तत्व का गुणधर्म किसी ना किसी तत्व के गुणधर्म से समानता रखेगा, लेकिन वो फिक्स पोजीशन नहीं बताऊंगा। 2 पॉइंट होते बच्चों, देखिएगा सबसे अच्छा पॉइंट, सबसे सही पॉइंट क्या। जैसे मैंने बोला कि कल बारिश होगा, अगर कल बारिश नहीं हुआ तो मेरा नियम फ्लॉप हो जाएगा ना। न्यूलैंड ने यही बोल दिया था, गलती कर दिया था कि 8वां बोल दिया था। मेंडलीफ ने बोला कि कभी ना कभी बारिश होगा, बिल्कुल हो, कब किसी दिन बारिश हो गई तो मेंडलीफ जी बोलेंगे देखिए मैंने बोला था। तो मेंडलीफ जी ने यह बताया कि अगर तत्वों के उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो तत्वों के किसी ना किसी तत्व के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म किसी ना किसी दूसरे तत्व से समानता रखेगा। तो आप लिखेंगे किस तरीके से, यदि तत्वों के उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो तत्वों के भौतिक गुणधर्म तथा रासायनिक गुणधर्म एक दूसरे के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन मतलब बच्चों पुनरावृत्त होते हैं, रिपीट करेंगे, क्लियर है। लेकिन मेंडलीफ जी ने कुछ अच्छी अच्छी बातें भी बताई थी बच्चों। उन्होंने समूह के बारे में बताया, उन्होंने आवर्त के बारे में बताया, ओके। उन्होंने अक्रिय गैसों को एक फिक्स पोजीशन दिया। उन्होंने जिस तत्व के बारे में उनको मालूम नहीं था उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में खाली जगह छोड़ दिया। ये बहुत अच्छी बातें थी। तो मेंडलीफ की अच्छी अच्छी बातें भी मेंडलीफ ने जी ने बताया था, लेकिन उनकी कमियां भी हैं, अभी उनकी कमियों को भी बताएंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं मेंडलीफ का आवर्त सारणी, फिर इसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी। तो ये अपना हिस्ट्री खत्म हो जाएगा आवर्त सारणी का, ओके। मेंडलीव आवर्त सारणी। मेंडलीफ ने बताया बच्चों इनके अनुसार यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए बढ़ते क्रम में रखा जाए, तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखेंगे तो तत्व के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म एक दूसरे के आवर्ती फलन होते हैं। यदि तत्वों के उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखेंगे तो तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म एक दूसरे के आवर्ती फलन होते हैं। कहने का मतलब ये है बच्चों, अगर आप लोग तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखेंगे तो किसी ना किसी तत्व का गुणधर्म किसी ना किसी तत्व के गुणधर्म से समानता रखेगा, मतलब रिपीट करेगा, मतलब पुनरावृत्त करेगा। क्लियर है। देखिएगा अगला पॉइंट, इन्होंने तत्वों को अपने आवर्त सारणी में रखने के लिए आवर्त सारणी में रखने के लिए 7 क्षैतिज रेखाएं जिन्हें अपन लोग क्या बोलेंगे बच्चों, जिन्हें आवर्त कहा जाता है तथा 9 ऊर्ध्वाधर रेखाएं, 9 ऊर्ध्वाधर
रेखाएं जिन्हें समूह कहा जाता बच्चों, तो इन्होंने बच्चों तत्वों को अपने आवर्त सारणी में रखने के लिए 7 क्षैतिज रेखाएं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके उन्होंने 7 क्षैतिज रेखाएं खींची और 1 2 3 4 5 ऐसे 9 ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची। आप सोच रहे होंगे सर 9? हाँ बच्चों, लास्ट वाला जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं थी उसमें उन्होंने अक्रिय गैसों को रखा, उसे अपन लोग शून्य समूह बोलते हैं। तो इन्होंने अक्रिय गैसों को कौन से समूह में रखा था? शून्य समूह में, वो लास्ट वाला था। ठीक है, तो इन्होंने तत्वों को अपने आवर्त सारणी में रखने के लिए 7 क्षैतिज रेखाएं जिन्हें आवर्त कहते हैं तथा 9 ऊर्ध्वाधर रेखाएं जिन्हें समूह कहा जाता है खींची। ठीक है, आगे देखिएगा बच्चों, आगे देखिएगा, इन्होंने अक्रिय गैसों को शून्य समूह में रखा। इन्होंने अक्रिय गैसों को कहां रखा? शून्य समूह में रखा। अक्रिय गैसों को इन्होंने कहां रखा बच्चों? शून्य समूह में रखा है। अगला पॉइंट ये बच्चों, इन्होंने अपने आवर्त सारणी में कुछ तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ रखे थे। ठीक है, कुछ तत्वों के लिए क्या छोड़ दिए थे? रिक्त स्थान, जिस तत्वों के बारे में उनको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं था उसके लिए उन्होंने खाली स्थान छोड़ दिए। तो अगला पॉइंट है, इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में कुछ तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिए। उस तत्वों के लिए उन्होंने क्या किया बच्चों? रिक्त स्थान छोड़ दिए। ठीक है, और एक पॉइंट यह है कि इनकी आवर्त सारणी में कुछ तत्व ऐसे थे बच्चों जिनका नाम आधुनिक आवर्त सारणी में बदल दिया गया है। आपको पता होगा 4 तत्व ऐसे थे जो तत्व इनकी आवर्त सारणी में नाम अलग था और आधुनिक आवर्त सारणी में उनका नाम बदल दिया गया है ना? तो वो तत्व एका नाम से इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में उन तत्वों का नाम रखा था, है ना? तो कुछ तत्व ऐसे हैं, कुछ तत्व इनकी आवर्त सारणी के ऐसे हैं जिनका नाम आधुनिक आवर्त सारणी में बदल दिया गया। ठीक है बच्चों, वो कौन कौन से हैं या उनका नाम कौन सा है? एका एल्यूमिनियम, जिसका नाम था बच्चों अब गैलियम बोला जाता है। दूसरा तत्व एका बोरॉन, जिसे बच्चों अब हम लोग स्कैंडियम के नाम से बोलते हैं। अगला है बच्चों एका सिलिकॉन, जर्मेनियम बोलते हैं। ठीक है, एंड लास्ट है एका मैग्नीज, जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं? टेक्नीशियम, टीसी बोलते बच्चों, है ना? तो एका एल्यूमिनियम गैलियम, एका बोरॉन स्कैंडियम बोलते हैं, एका सिलिकॉन जर्मेनियम, एका मैग्नीज टीसी, है ना बच्चों? देखते हैं इसको कैसे याद करेंगे। अलका गायत्री,
अलका गायत्री BSc, अलका गायत्री BSc। सीता, सीता गीता, सीता गीता M.Tech, सीता गीता M.Tech। अलका गायत्री BSc की हुई है और सीता गीता M.Tech की हुई है बच्चों। इसी तरीके से आप लोग याद कर लेंगे। तो कुछ तत्व तो ऐसे थे जो मेंडलीफ के आवर्त सारणी में नाम अलग था, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में उन्हीं तत्वों का नाम बच्चों बदल दिया गया। ठीक, ये थे मेंडलीफ की आवर्त सारणी, है ना बच्चों। तो इसको अपन लोग को याद रखना है मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में। अब मेंडलीफ की आवर्त सारणी में बच्चों कुछ डिफेक्ट थे, कुछ कमियां थी। चलिए उन कमियों को भी अपन लोग देख लेते हैं। पहला पॉइंट ये था बच्चों, मेंडलीफ से पूछा गया हाइड्रोजन को आप कहां रखेंगे, तो उन्होंने हाइड्रोजन को यस ब्लॉक में भी रखा था और हेलोजन परिवार में भी रखा था, क्योंकि उसकी समानता यस ब्लॉक के तत्वों से भी थी और हेलोजन से भी मिलता है। तो इसलिए वो डिफाइन ही नहीं कर पाए कि हाइड्रोजन को कहां रखा जाए। और अभी भी बच्चों हाइड्रोजन का फिक्स पोजीशन नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन को अपन लोग नोटोरियस एलिमेंट, आवारा तत्व के नाम से जानते हैं। तो हाइड्रोजन कैसा तत्व होता है? आवारा तत्व होता है। आवारा जानते हैं ना, जिसका कोई फिक्स पोजीशन नहीं होता बच्चों। पहला डिफेक्ट ये था, हाइड्रोजन का कोई स्थान नहीं दे पाए। दूसरा डिफेक्ट था बच्चों समस्थानिक। आपको पता है हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। और बच्चों ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये आया कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं या कौन कौन से समस्थानिक होते हैं। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन बच्चों 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको नीचे क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। अगला है बच्चों, समस्थानिकों का भी कोई पोजीशन फिक्स नहीं कर पाए। इन्होंने बच्चों लैंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज के तत्व, श्रेणी के जो तत्व हैं, कहां पे रखा जाए, कोई उनको समझ में नहीं आया कि सेकंड ए में रखा जाए या सेकंड बी में रखा जाए। तब उस समय लैंथेनाइड और एक्टेनाइड श्रेणी के तत्व बच्चों वो सेकंड ए और सेकंड बी में रखने को सोच रहे थे, है ना। ये तीसरी कमी थी। चौथी कमी ये थी बच्चों कि कुछ तत्व ऐसे हैं जो परमाणु भार का अनुसरण ही नहीं करती हैं। मेंडलीफ तो पूरा चौपट हो गई यहीं से, है ना बच्चों। मेंडलीफ ने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया, तो उन्होंने परमाणु भार को, जब आधुनिक आवर्त सारणी बनाया गया तो बच्चों जिसका परमाणु भार ज्यादा था उन्होंने उसको पहले रखा था और जिसका कम था उसको बाद में रखा था, है ना। तो देख लेते हैं कमियों को, मेंडलीफ की कमियों को भी अपन लोग देख लेते हैं। मेंडलीव की कमियां, तो बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेंडलीव की कमियां। पहला पॉइंट, इन्होंने हाइड्रोजन का स्थान अपनी आवर्त सारणी में निर्धारित ना कर सके, है ना बच्चों। ये कंफ्यूजन किसमें था? प्रथम और सातवें समूह से। समस्थानिकों का स्थान भी, समस्थानिकों का स्थान भी ये निर्धारित ना कर सके। तो बच्चों ये समस्थानिकों का भी पोजीशन नहीं बता पाए। तीसरा पॉइंट क्या था? ना हाइड्रोजन का स्थान बता पाए, ना समस्थानिकों का स्थान बता पाए। इन्होंने लैंथेनाइड तथा एक्टेनाइड, इन्होंने लैंथेनाइड तथा एक्टेनाइड तत्वों को सेकेंड ए या सेकेंड बी में रखा जाए,
सेकंड ए में रखा जाए या सेकंड बी में रखा जाए स्पष्ट नहीं थे, है ना बच्चों। तो ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को सेकंड ए में रखा जाए या सेकंड बी में रखा जाए, ये स्पष्ट ही नहीं कर पाए थे। चौथा पॉइंट ये था बच्चों, कुछ तत्व परमाणु भार का अनुसरण नहीं करते हैं, परमाणु भार का अनुसरण ही नहीं करते बच्चों। जैसे ऑर्गन और पोटेशियम, है ना। आर्गन का परमाणु भार बच्चों 39.94 होता है और पोटेशियम का 39.06 होता है ना। तो इन्होंने ऑर्गन को पहले रखा था, पोटेशियम को बाद में रखा था। परमाणु भार इसका ज्यादा होता है, इसका कम होता है, लेकिन इन्होंने ऑर्गन को पहले रख दिया था, जबकि इनको बाद में रखना चाहिए था, क्योंकि इनका नियम परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखना चाहिए था। परमाणु भार का बढ़ता क्रम है और इन्होंने पहले ही रख दिया था, जिसका ज्यादा था उसको पहले रख दिया था। दूसरा बच्चों, टेलेनियम एंड आयोडीन। टेलेनियम एंड आयोडीन, टेलेनियम का परमाणु भार होता है बच्चों 127.6 और इनका आयोडीन का होता है 126.9। इन्होंने टेलेनियम को पहले रख दिया था, आयोडीन को बाद में रखा था, और टेलेनियम का परमाणु भार ज्यादा होता है, आयोडीन का कम होता है। तो भाई साहब इसको बाद में रखना चाहिए था, जबकि इन्होंने इसको पहले रख दिया था। ये इन्होंने सबसे बड़ी गलती किया था। ठीक है बच्चों, तो ये थे मेंडलीफ के आवर्त सारणी की कमियां। चलिए अब हम लोग देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, और लास्ट यही है बच्चों हिस्ट्री का। फिर इसके बाद हम लोग आवर्त सारणी स्टार्ट करेंगे। अभी तो ये हिस्ट्री थी, ठीक है। अगला है बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी, या इसे अपन लोग बच्चों मोजले का आवर्त सारणी बोलते हैं। तो बच्चों इसमें दो है, एक आधुनिक आवर्त सारणी, मोजले का आवर्त सारणी, और एक दीर्घाकार आवर्त सारणी। तो मैं दोनों को मिला करके एक ही में पढ़ा दे रहा हूं, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी और दीर्घाकार आवर्त सारणी को एक ही में बता रहा हूं बच्चों। इसकी जो खोज किया गया था, मोजले मेनली थे मोजले, बट इसमें और भी साइंटिस्ट थे, जैसे रंगे थे, वार्नर थे, है ना, बोहर थे, बरी थे। तो इसमें मोजले जो मेन थे, कॉमा रंगे, कॉमा वार्नर, डेविड वार्नर नहीं बच्चों, वार्नर, है ना। मोजले, रंगे, वार्नर, बोहर, बरी, है ना, इतने लोगों ने मिलकर के काम किया था। वो मोजले थे, रंगे थे, वार्नर थे, बोहर थे, बरी थे, इतने लोगों ने मिलकर के आधुनिक आवर्त सारणी बनाया, है ना बच्चों। अगला पॉइंट, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। परमाणु क्रमांक, जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या पर आधारित है। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या पर आधारित है। ठीक है, इसके अनुसार पूरा सेम टू सेम मेंडलीफ का कॉपी है। सिर्फ क्या है बच्चों, सिर्फ क्या है, परमाणु भार के स्थान पे परमाणु क्रमांक आ जाएगा। यदि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा जाए, उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा जाए
तो उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म एक दूसरे के आवर्ती फलन होंगे। यदि तत्वों को बच्चों परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा जाएगा तो तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म मिलेंगे और जुलेंगे। क्लियर? मतलब किसी ना किसी तत्व का भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म किसी ना किसी तत्व से रिपीट करेगा। आवर्ती फलन कहने का मतलब बच्चों पुनरावृत्त करेगा। ठीक है, सिर्फ यहां पे मेंडलीव की कमी आ गई थी ना यार परमाणु भार वाले में, इसलिए यहां पे परमाणु क्रमांक रख दिया गया। और जब परमाणु क्रमांक रखा गया बच्चों तो सारे जितनी भी कमियां थी सब दूर हो गई। ठीक, तो यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म एक दूसरे के आवर्ती फलन होंगे। यह था आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी में बच्चों जानते हैं 18 समूह बच्चों, 18 समूह तथा 7 आवर्त हैं। 18 समूह तथा 7 आवर्त हैं। और अक्रिय गैसों को बच्चों, अक्रिय गैसों को 18वें समूह में रखा गया है। लैंथेनाइड और एक्टेनाइड को बच्चों जो उनकी कमियां थी, लैंथेनाइड व एक्टेनाइड को, लैंथेनाइड और एक्टेनाइड को बच्चों 3rd बी समूह में रख दिया गया है। एक ही समूह में उपस्थित है, वो है 3rd बी समूह में रखा गया। 3rd बी समूह में रखा गया। ठीक है, तो ये था आधुनिक आवर्त सारणी। इसकी अभी यही अपने को पढ़ना बच्चों। अब जितनी जो भी सारी चीजें पढ़ना है सिर्फ आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ना बच्चों। तो आधुनिक आवर्त सारणी अगले लेक्चर में आपके सामने बनाने वाला हूं। इसके बाद फिर हम लोग आवर्त सारणी स्टार्ट करेंगे। अभी ये तो हिस्ट्री था। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और समझ में आएगा भी, है ना। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर करिए, और है ना ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया उसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके बच्चों, बाय।